नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे MDS न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1 अक्टूबर के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के पहले अपडेट की ओर। गोल्ड सिल्वर रेट, सोने की कीमतों में आज फिर आई भारी गिरावट। त्योहारों से पहले 6,000 रुपये तक हुआ सस्ता। सोने की कीमत गोल्ड प्राइसेस में एक दिन की बढ़ोतरी के बाद आज फिर गिरावट देखने को मिल रही है। MCX पर दिसंबर का सोना वायदा 0.5% गिरकर 50,386 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। 3 दिनों में यह सोने की दूसरी गिरावट है। पिछले सत्र में सोना 1% यानी लगभग 500 रुपये बढ़ गया था, जबकि चांदी 1,900 रुपये प्रति किलोग्राम महंगी हुई थी। सुबह आधे घंटे के कारोबार में इसने 50,450 रुपये का न्यूनतम और 50,559 रुपये का उच्चतम स्तर छुआ। 7 अगस्त के 56,200 रुपये की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद सोने में काफी उतार चढ़ाव आया है। इस हफ्ते की शुरुआत में यह 49,500 रुपये से नीचे चला गया था। वैश्विक बाजारों में आज सोने की कीमतों में गिरावट देखी गई। हाजिर सोना 0.1% की गिरावट के साथ $1,896.03 प्रति ऑन्स पर रहा। चांदी 0.2% बढ़कर $24.22 प्रति ऑन्स हो गई है। पिछले महीने से अब तक 6,800 रुपये तक सस्ता हुआ सोना। आपको बता दें कि पिछले महीने 7 अगस्त को सोने ने वायदा बाजार में अपना उच्चतम स्तर यानी ऑल टाइम हाई छुआ था और प्रति 10 ग्राम की कीमत 56,200 रुपये हो गई थी। वहीं पिछले हफ्ते शुक्रवार तक सोने ने 49,380 रुपये प्रति 10 ग्राम का न्यूनतम स्तर भी छू लिया। यानी तब से लेकर अब तक सोने की कीमतों में करीब 6,820 रुपये की गिरावट आई है। हालांकि शुक्रवार को बंद होते होते सोना कुछ रिकवर हुआ था। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। रिलायंस रिटेल मिला तीसरा बड़ा निवेशक, हुआ 3,675 करोड़ रुपए का निवेश। रिलायंस जियो के बाद अब रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी रिलायंस रिटेल को वैश्विक कंपनी बनाने के अभियान में लग गए हैं। इसी कड़ी में रिलायंस रिटेल को तीसरा बड़ा निवेश हासिल हुआ है। रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड में इस बार इक्विटी फर्म जनरल अटलांटिक ने 0.84% हिस्सेदारी खरीदी है। जनरल अटलांटा ने इस भागीदारी के लिए 3,675 करोड़ रुपए चुकाने का फैसला किया है। इस निवेश के साथ ही रिलायंस रिटेल की प्री मनी इक्विटी वैल्यू 4.285 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई है। ध्यान रहे कि जनरल अटलांटा ने इससे पहले जियो प्लेटफॉर्म्स पर भी 6,598.38 करोड़ रुपए निवेश किया है। पहले ही मिल चुके हैं 2 बड़े निवेश। रिलायंस रिटेल में आज हुआ यह तीसरा बड़ा निवेश है। इसी महीने रिलायंस रिटेल में सिल्वर लेक ने 7,500 करोड़ रुपए निवेश किया था। इस निवेश से सिल्वर लेक ने रिलायंस रिटेल में 1.75% हिस्सेदारी ली है। वहीं अमेरिकी कंपनी KKR ने भी रिलायंस रिटेल में 1.75% हिस्सेदारी खरीदी है। कंपनी ने इस हिस्सेदारी के लिए 5,550 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। कोरोना वायरस को लेकर बड़ा अपडेट। नीति आयोग के सदस्य बोले, सर्दियों में ज्यादा खतरनाक हो सकता है कोरोना वायरस। देश में कोरोना वायरस के रोजाना केस अब 80,000 के पार पहुंच गए हैं, जिस वजह से देश भर में संक्रमित मरीजों की संख्या 62 लाख हो गई है। धीरे धीरे गर्मी खत्म हो रही है और सर्दियों का सीजन शुरू हो रहा। ऐसे में लोगों के मन में एक सवाल बना हुआ है कि क्या कोरोना इस बार सर्दियों में ज्यादा खतरनाक हो जाएगा या फिर मौजूदा स्थिति बनी रहेगी। कोविड-19 की ब्रीफिंग के दौरान नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने बताया कि महामारी को लेकर अगले 2-3 महीने काफी अहम हैं। सभी को मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। उनके मुताबिक सर्दियों में सांस से संबंधित वायरस ज्यादा खतरनाक होते हैं। ऐसे में हमें मामलों में गिरावट लाने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सर्दी वायरस फैसले के लिए अनुकूल मौसम है। ऐसे में दुनिया कोरोना वायरस की दूसरी बड़ी लहर देख सकती है। मौजूदा वक्त में वैज्ञानिक अभी कोरोना वायरस के गंभीर रूपों का पता लगा रहे हैं। वहीं इससे पहले विशेषज्ञों ने कहा था कि वायरस पर मौसम का कोई असर नहीं पड़ता है। हालांकि अगर किसी सतह पर कोरोना वायरस है तो वो गर्मियों में तापमान ज्यादा होने की वजह से ज्यादा वक्त एक्टिव नहीं रहेगा। वहीं सर्दियों में जब उसके लिए अनुकूल वातावरण रहता है तो वो किसी भी सतह पर ज्यादा देर सक्रिय रहते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। पेट्रोल डीजल प्राइस को लेकर बड़ा अपडेट। पेट्रोल डीजल रेट टुडे द 30th of September 2020। पेट्रोल और डीजल के भाव स्थिर, कच्चे तेल में दूसरे दिन नरमी जारी। डीजल पेट्रोल के दाम में बुधवार को तेल विपणन कंपनियों ने कोई बदलाव नहीं किया। इससे पहले डीजल के दाम में उपभोक्ताओं को लगातार 5 दिनों से राहत मिल रही थी, जबकि पेट्रोल के भाव में पहले से ही स्थिरता बनी हुई है। उधर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में लगातार दूसरे दिन नरमी बनी हुई है। पिछले सत्र में बेंचमार्क कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड का भाव 3% से ज्यादा टूटा था। कोरोना वायरस संक्रमण का प्रकोप लगातार गहराने से तेल की मांग पर असर पड़ा है, जिसके कारण कीमतों में फिर नरमी आई है। देश के 4 महानगरों में पेट्रोल डीजल के दाम
इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में डीजल की कीमत क्रमशः 70.63 रुपये, 74.15 रुपये, 77.04 रुपये, 76.10 रुपये प्रति लीटर पर बनी हुई है। चारों महानगरों में पेट्रोल की कीमत भी क्रमशः 81.06 रुपये, 82.59 रुपये, 87.74 रुपये, 84.14 रुपये प्रति लीटर पर बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजार इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज (IC) पर ब्रेंट क्रूड के दिसंबर डिलीवरी वायदा अनुबंध में बुधवार को पिछले सत्र के मुकाबले 0.84% की गिरावट के साथ $41.11 प्रति बैरल पर कारोबार चल रहा था। चलिए बढ़ते हैं अगले बड़े अपडेट की ओर। फ्लाइट से सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर, लुफ्तांसा ने 20 अक्टूबर तक रद्द की भारत जर्मनी के बीच सभी उड़ानें रद्द। जर्मनी की एयरलाइंस कंपनी लुफ्तांसा एयरलाइन ने 20 अक्टूबर तक भारत के लिए अपनी सभी एयरलाइंस को रद्द कर दिया है। भारत में यात्री उड़ानों से जुड़ी सर्वोच्च संस्था DGCA द्वारा प्रति सप्ताह सीमित उड़ानों को अनुमति देने के फैसले के विरोध में लुफ्तांसा ने यह कदम उठाया है। इस फैसले के तहत लुफ्तांसा ने भारत और जर्मनी के बीच 30 सितंबर से 20 अक्टूबर के बीच सभी उड़ानों को रद्द कर दिया है। एक बयान में लुफ्तांसा ने कहा कि उसने यह कदम इंडियन अथॉरिटीज की तरफ से कंपनी के अक्टूबर तक के लिए प्लान फ्लाइट शेड्यूल को रिजेक्ट करने के बाद उठाया है। इसके चलते कंपनी 30 सितंबर से 20 अक्टूबर तक भारत और जर्मनी के बीच सभी नियोजित उड़ानों को रद्द कर रही है। एयरलाइन के मुताबिक भारत ने जर्मनी की सरकार के टेम्परेरी ट्रैवल एग्रीमेंट पर बातचीत करने के न्योते को अब तक स्वीकार नहीं किया है। कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण 23 मार्च से भारत में अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों को निलंबित कर दिया गया है। हालांकि जर्मनी सहित 13 देशों के साथ भारत द्वारा गठित एयर बबल व्यवस्था के तहत विशेष उड़ानों की अनुमति दी गई है। भारत के अधिकारी के अनुसार महामारी के समय में भारत और जर्मनी के बीच जुलाई एयर बबल एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें दोनों देशों के नागरिकों को एक दूसरे देश में ट्रैवल करने की अनुमति दी गई थी। चलिए दोस्तों नजर डालें कोरोना अपडेट की ओर। देश में कोरोना के मामले 62 लाख के पार, एक दिन में सामने 80,472 नए मामले, अब तक 97,529 लोगों की मौत। देश भर में कोरोना वायरस के संक्रमितों का आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ब्राजील को पछाड़कर भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित देश हो गया है। यहां 62 लाख से अधिक केस सामने आ चुके हैं। देश में इस वायरस से संक्रमितों की संख्या 62,23,000 के पार पहुंच चुकी है। कोविड19india.org के मुताबिक देश में कोरोना के अब तक 62,23,519 केस दर्ज हो चुके हैं, जिनमें 51,84,634 लोग ठीक हो चुके हैं। हालांकि इनमें से 97,529 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में अभी 9,40,473 एक्टिव केस हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 80,472 नए मामले सामने आए और 1,179 मौतें हुई। देश में पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 62,25,764 हो गई है, जिसमें 9,40,441 सक्रिय मामले, 51,87,826 ठीक डिस्चार्ज विस्थापित मामले और 97,497 मौतें शामिल हैं। 7,41 लाख से ज्यादा सैंपल टेस्ट। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के मुताबिक मंगलवार 29 सितंबर तक कोविड-19 के 7,41,96,729 सैंपल टेस्ट किए गए। इनमें से 10,86,688 सैंपलों का टेस्ट कल किया गया था। पॉजिटिविटी रेट 7% से कम है। कोरोना वायरस के 54% मामले 18 साल से 44 साल की उम्र के लोगों को हैं, लेकिन कोरोना वायरस से होने वाली 51% मौतें 60 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों में हुई हैं। सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट। शेयर बाजार, सेंसेक्स और टूटा, निफ्टी में भी गिरावट के साथ कारोबार। भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत बुधवार को मजबूती के साथ हुई, लेकिन कमजोर कारोबारी रुझानों के चलते जल्द ही बाजार में गिरावट आ गई। आरंभिक कारोबार के दौरान प्रमुख संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 100 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था और निफ्टी भी 22 अंक फिसलकर 11,200 पर बना हुआ था। हालांकि सेंसेक्स मजबूती के साथ 38,000 के ऊपर खुला और निफ्टी ने भी बढ़त के साथ शुरुआत की। सुबह 9.57 बजे सेंसेक्स बीते सत्र से 101.71 अंकों यानी 0.27% की कमजोरी के साथ 37,871.51 पर बना हुआ था और निफ्टी भी बीते सत्र से 22.15 अंकों यानी 0.20% की बढ़त के साथ 11,200.25 पर कारोबार कर रहा था। बंबई स्टॉक एक्सचेंज BSE के 30 शेयरों पर आधारित प्रमुख संवेदी सूचकांक सेंसेक्स बीते सत्र से 95.67 अंकों की मजबूती के साथ 38,068.89 पर खुला और 38,080.08 तक चढ़ा, लेकिन उसके बाद बिकवाली के दबाव में फिसलकर 37,851.99 पर आ गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के 50 शेयरों पर आधारित प्रमुख संवेदी सूचकांक निफ्टी भी पिछले सत्र से 22.05 अंकों की बढ़त के साथ 11,244.45 पर खुला और 11,249.50 तक चढ़ा, लेकिन जल्द ही फिसलकर 11,195.75 पर आ गया। कोरोना ने फिर एक मंत्री को अपने चपेट में लिया।
उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हुए कोरोना संक्रमित, खुद को किया होम क्वारंटाइन। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। उनकी कोविड-19 की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वे एसिम्प्टोमेटिक हैं और उनका स्वास्थ्य बेहतर बताया जा रहा है। वे होम क्वारंटीन में हैं और उनकी पत्नी उषा नायडू की कोविड-19 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। यह जानकारी उपराष्ट्रपति के सचिवालय की ओर से ट्वीट कर दी गई है। उपराष्ट्रपति के सचिवालय के वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा गया है कि उनका आज यानी 29 सितंबर की सुबह रूटीन कोरोना टेस्ट हुआ। इस टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ट्वीट कर दी गई जानकारी के मुताबिक उपराष्ट्रपति का स्वास्थ्य बेहतर है और उनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं है। उपराष्ट्रपति नायडू की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनकी पत्नी उषा नायडू का भी कोरोना टेस्ट किया गया। हालांकि उषा नायडू की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है, फिर भी उपराष्ट्रपति की पत्नी एहतियातन होम आइसोलेशन में है। बाबरी मस्जिद को लेकर भी बड़ा अपडेट। लाइव बाबरी मस्जिद विध्वंस पर आज ऐतिहासिक फैसला, आडवाणी, उमा और जोशी को हो सकती है 5 साल तक की सजा। उत्तर प्रदेश में बाबरी विध्वंस केस में आज लखनऊ में स्पेशल सीबीआई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। सुनवाई को दौरान कोर्ट ने सभी 32 आरोपियों को उपस्थित होने के लिए कहा गया है। सुनवाई से पहले अदालत परिसर में सुरक्षा बढ़ाई गई। साल 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरने के बाद फैजाबाद में 2 मामले दर्ज हुए थे। एक एफआईआर कार सेवकों के खिलाफ थी तो दूसरी संघ परिवार के कार्यकर्ताओं समेत आडवाणी, जोशी, तत्कालीन शिवसेना नेता बाल ठाकरे, उमा भारती आदि के खिलाफ थी। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचे की अनदेखी से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 3 दशक पुराने मामले में अपना फैसला सुनाने के लिए ट्रायल कोर्ट की समय सीमा 30 सितंबर तय की थी। इस केस में एल.के. आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी रितंबरा समेत 5 को 5 साल की सजा हो सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, भाजपा सांसद साक्षी महाराज और तत्कालीन अयोध्या के जिला मजिस्ट्रेट आर.एन. श्रीवास्तव को 3 साल की सजा। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आरोपी साध्वी रितंबरा, साक्षी महाराज और चंपत राय आज सुनवाई के लिए लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत पहुंचे। लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई। हाथरस घटना को लेकर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। हाथरस घटना पर पीएम मोदी ने सीएम योगी से की बात, कहा दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश के हाथरस में कथित गैंगरेप मामले के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के सीएम योगी से बात की है। पीएम मोदी ने सीएम योगी से दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की बात कही। सीएम योगी ने अपने ट्वीट में लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाथरस की घटना पर वार्ता की है और कहा है कि दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। एक दूसरे ट्वीट में योगी ने कहा, हाथरस में बालिका के साथ घटित दुर्भाग्यपूर्ण घटना के दोषी कतई नहीं बचेंगे। मामले की जांच हेतु विशेष जांच दल का गठन किया गया है। यह दल आगामी 7 दिन में अपनी रिपोर्ट देगा। तुरंत न्याय सुनिश्चित करने हेतु इस मामले का मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। प्रियंका गांधी ने योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में सामूहिक दुष्कर्म का शिकार हुई पीड़िता का पुलिस द्वारा कथित तौर पर अंतिम संस्कार किए जाने को लेकर बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगा और आरोप लगाया कि राज्य की भाजपा सरकार में सिर्फ अन्याय का बोलबाला है। उन्होंने ट्वीट किया, रात को 2:30 बजे परिजन गिड़गिड़ाते रहे लेकिन हाथरस की पीड़िता के शरीर को यूपी प्रशासन ने जबरन जला दिया। जब वह जीवित थी तब सरकार ने उसे सुरक्षा नहीं दी। जब उस पर हमला हुआ सरकार ने समय पर इलाज नहीं दिया।